हेलो गाइस। इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हमने लिमिटेशन एक्ट के ऑब्जेक्ट के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज हम बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 3 बार ऑफ लिमिटेशन के बारे में और लीडिंग केस लॉज और एग्जाम्पल्स की हेल्प से सेक्शन 3 को डीपली जानेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की जर्नी को शुरू करते हैं। पहले हम बेयर एक्ट की टेक्निकल लैंग्वेज को समझेंगे, फिर मैं आपको इसे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा। गाइस, इसका सबसेक्शन कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 24, मतलब कि इस एक्ट के सेक्शन 4 से लेकर 24 तक के प्रावधानों के अधीन रहते हुए एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, हर एक हर सूट जो इंस्टीट्यूट होगा, अपील प्रीफर्ड, अपील प्रस्तुत होगी, एंड एप्लीकेशन मेड या एप्लीकेशन पेश की जाएगी आफ्टर द प्रेस्क्राइब पीरियड, उस एप्लीकेशन और उस अपील के रिस्पेक्ट में जो प्रेस्क्राइब पीरियड है उसके बाद शैल बी डिसमिस्ड, और वो डिसमिस हो जाएगी। Although limitation has not been set up as a defense, चाहे डिफेंडेंट ने लिमिटेशन को अपने डिफेंस के रूप में यूज किया हो या ना किया हो। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है? इसका मतलब है कि इस एक्ट के सेक्शन 4 से लेकर 24 तक के प्रावधानों के अधीन रहते हुए कोई भी सूट, अपील या एप्लीकेशन जो कि उसके प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद फाइल किए जाएंगे या प्रस्तुत किए जाएंगे, उन्हें कोर्ट डिसमिस करेगी। अब चाहे डिफेंडेंट ने या अपोजिट पार्टी ने लिमिटेशन को अपनी डिफेंस के रूप में यूज किया हो या ना किया हो, कोर्ट सुओ मोटो लेकर उस टाइम बाद सूट, अपील या एप्लीकेशन को डिसमिस कर देगी। सबसेक्शन 2, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के उद्देश्यों के लिए ए सूट इज इंस्टीट्यूटेड, एक सूट कब इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा? नंबर 1, इन एन ऑर्डिनरी केस व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर, एक साधारण मामले में जब उस सूट का प्लेंट उस एक प्रॉपर ऑफिसर जो कि उस केस को सुनने के लिए कंसर्न ऑफिसर होगा, जिसके पास अधिकार होगा, उसके पास जब प्लेंट को प्रस्तुत किया जाएगा उस समय उस सूट को इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। नंबर 2, इन द केस ऑफ प्यूपर व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू sue एज ए प्यूपर इज मेड। प्यूपर क्या होता है? प्यूपर होता है एक गरीब आदमी जिसके पास केस लड़ने के लिए खुद के रुपए ना हो। प्यूपर के मामले में जब उसे प्यूपर के रूप में सूट फाइल करने की छूट देने की एप्लीकेशन लगा दी गई है, तब प्यूपर के मामले में सूट इंस्टीट्यूटेड ही माना जाएगा। इन केस ऑफ ए क्लेम अगेंस्ट कंपनी विच इज बीइंग वाउंड अप बाय द कोर्ट, किसी कंपनी के खिलाफ क्लेम के केस में जो कि कोर्ट के ऑर्डर से बंद की जा रही है, when the claimant first send his claim to the official liquidator, जब क्लेमनेंट ने पहली बार अपना क्लेम ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास भेज दिया है। बी एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। गाइस, सेट ऑफ सीपीसी में ऑर्डर 8 रूल 6 में मेंशन किया गया है और काउंटर क्लेम को ऑर्डर 8 रूल 6A में मेंशन किया गया है।
तो ये सब सेक्शन क्या कहता है? एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के मामलों में शैल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट सूट। कोई भी दावे सेट ऑफ या काउंटर क्लेम के रूप में एक अलग सूट के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड, और उन्हें इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। नंबर 1, इन द केस ऑफ सेट ऑफ के मामले में ऑन द सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड, उसी डेट पर, जिस डेट पर सूट को फाइल किया गया था और जिस सूट में सेट ऑफ को प्लीड किया जा रहा है, उस सूट की इंस्टीट्यूटेड डेट को ही सेट ऑफ की भी इंस्टीट्यूटेड डेट ही माना जाएगा। इन केस ऑफ काउंटर क्लेम के मामले में ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड इन द कोर्ट, उस तारीख को जिस दिन काउंटर क्लेम को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। सबसेक्शन सी, एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट is made when the application is presented to the proper officer of the court। कोई भी एप्लीकेशन नोटिस ऑफ मोशन के जरिए हाई कोर्ट में कब मानी जाएगी? जब उस एप्लीकेशन को उस कोर्ट के प्रॉपर ऑफिसर, कंसर्न ऑफिसर जिसके पास अधिकार है, उसके पास प्रस्तुत किया जाएगा, उसके पास प्रेजेंट कर दिया जाएगा। लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 3 डेफिनेशन को समझने के बाद हम कह सकते हैं कि सेक्शन 3 एक इंडिपेंडेंट सेक्शन नहीं है, बल्कि यह इस एक्ट के सेक्शन 4 से लेकर 24 के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सेक्शन 3 पीड़ित व्यक्ति के केवल उपचार को ही बार करता है, न कि उसके अधिकार को नष्ट करता है जिससे वो उपचार संबंधित है। इस सेक्शन के अधीन यह भार प्लेंटिफ पर होता है कि वो कोर्ट को कन्विंस करे कि उसका सूट विद इन लिमिटेशन पीरियड है और टाइम बार नहीं हुआ है। सब सेक्शन 1 की लास्ट लाइन को एक्सप्लेन करते हुए कोर्ट ने एक लीडिंग केस अनंतराम वीराजू वर्सेस वाउरी में कहा है कि एक सूट अपील एप्लीकेशन जो कि प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद फाइल किया गया है, उसको कोर्ट डिसमिस करेगी, चाहे डिफेंडेंट ने या अपोजिट पार्टी ने लिमिटेशन को एज ए डिफेंस यूज किया हो या ना किया हो। सेक्शन 3 टाइम को सीमित करता है जिसके बाद सभी सूट्स, अपील और एप्लीकेशन बार होगी। सूट फाइल करने का अधिकार और लिमिटेशन के लिए समय का स्टार्टिंग पॉइंट कोज ऑफ एक्शन पर डिपेंड करता है। अब बात आती है कि ये कोज ऑफ एक्शन क्या होता है। तो गाइस, फिलहाल इसके लिए इतना समझ लीजिए कि कोज ऑफ एक्शन एक तथ्य या कई तथ्यों का एक समूह होता है जो कि किसी व्यक्ति विशेष को किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में जाकर समाधान या उपचार प्राप्त करने का अधिकार देता है। सेक्शन 3 केवल सूट, अपील, एप्लीकेशन को फाइल करने पर बार लगाता है और जहां पर डिफेंस का संबंध है तो उसके लिए ऐसी कोई लिमिटेशन इस एक्ट में, इस सेक्शन में नहीं है। सेक्शन 3 अधिकार को खत्म नहीं करता बल्कि उपचार पर रोक लगाता है। एक लीडिंग केस बॉम्बे डाइंग एंड MFG कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जब कोई ऋण बार हो जाए तो उसकी रिकवरी का राइट खत्म नहीं होता, बल्कि उस राइट को अब कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। एनसंस लॉ के अकॉर्डिंग पार्टीज स्वयं लिमिटेशन पीरियड को वेव ऑफ या मॉडिफाई या कॉन्ट्रैक्ट के जरिए डिसाइड करने के लिए या उसे रोकने के लिए फ्री नहीं होती, लेकिन फिर भी डिफेंडेंट अपने खिलाफ टाइम बार्ड क्लेम को
अपनी एक्सेप्टेंस देने के लिए फ्री होता है। एक फेमस केस इतियावीरा मथाई वर्सेस वर्के वर्के में कोर्ट ने पाया कि लिमिटेशन के पॉइंट पर कोर्ट स्वयं सुओमोटो क्वेश्चन उठाने, उन्हें डिसाइड करने व टाइम बार्ड पाए जाने पर डिसमिस करने के लिए बाध्य होती है। लेकिन अगर कोई तथ्य बाद में आया और डिफेंडेंट उस पर लिमिटेशन की प्ली अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में लेने से चूक गया तो अब ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होगी कि वो उस प्ली को अलाउ करे या नहीं। अगर कोई कोर्ट सेक्शन 3 के प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना ही मेरिट के आधार पर किसी सूट अपील एप्लीकेशन को डिसाइड कर देती है तो वो डिक्री नल एंड वॉइड ना होकर केवल एक एरर इन लॉ मानी जाएगी और उसे सिविल प्रोसीजर कोड के प्रावधानों के अकॉर्डिंग करेक्ट किया जा सकता है। यह सही है कि अपीलेट कोर्ट जनरली डिफेंडेंट की लिमिटेशन की प्ली सुनने के लिए बाउंड होती है, लेकिन यह भी न्यायोचित होगा अगर कोर्ट इस ग्राउंड पर कि डिफेंडेंट ने अपनी डब्ल्यूएस में या कोई अन्य प्ली लिमिटेशन पर लोअर कोर्ट में क्यों नहीं उठाई। लेकिन एक लीडिंग केस परमानंदा वर्सेस सिंडिकेट बैंक के मामले में कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि यदि लोअर कोर्ट लिमिटेशन के पर्सन को सुलझाए बिना ही केस में डिक्री पास कर देती है तो हाई कोर्ट के द्वारा लिमिटेशन के क्वेश्चन को मेरिट पर डिसाइड करने से पहले उस डिक्री को सेट असाइड करना न्यायोचित होगा। एक और लीडिंग केस देकीनंदा वर्सेस माखनलाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि सेक्शन 3 के प्रावधान इस प्रिंसिपल पर आधारित है कि जहां पर लिमिटेशन के मुद्दे को पूरी तरह निर्णीत कर दिया गया है और उस निर्णय के खिलाफ कोई अपील भी नहीं हुई है तो वो निर्णय पार्टीज के साथ साथ अपीलेट कोर्ट पर भी बाउंड होगा और वहां रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल प्रिवेल करेगा जो कि अपीलेट कोर्ट को लोअर कोर्ट के ऑर्डर को पलटने या सेट असाइड करने से रोकेगा। सबसेक्शन 1 सेक्शन 3 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार है। नंबर 1, कोर्ट लिमिटेशन के मुद्दे पर खुद से ही सुओ मोटो एक्शन ले सकता है। नंबर 2, कोई सूट टाइम बार्ड या बार्ड बाय लिमिटेशन है या नहीं इसका डिसीजन करने के लिए उस प्लेंट को प्रस्तुत करने की तिथि पर मौजूदा प्लेंट के साथ मौजूदा तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। सेक्शन 3 एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिस पर कि पूरे लिमिटेशन एक्ट की एफिकेसी डिपेंड करती है। नंबर 4, सेक्शन 3 का उद्देश्य कोर्ट को उसकी जुडिक्शन से डिप्राइव करना नहीं है। किसी भी कोर्ट का डिसीजन जिसने कि एक टाइम बार्ड सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए अलाउ किया था उसको जुडिक्शन के आधार पर विसिएट नहीं माना जाएगा। नंबर 6, एक टाइम बार्ड सूट में अगर कोई डिक्री पास हो जाती है तो उसे नल एंड वॉइड नहीं माना जाएगा। कोर्ट के पास प्लेंटिफ को उसकी मिस्टेक, किसी परेशानी या इनजस्टिस के ग्राउंड पर लिमिटेशन से मुक्त करने का अधिकार नहीं है, फिर चाहे नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत ही वोलेट क्यों ना होते हो। एक बार किसी सूट अपील एप्लीकेशन की लिमिटेशन का मुद्दा डिसाइड होने पर दोबारा उसी सूट अपील एप्लीकेशन की बाद की स्टेज पर रीओपन नहीं किया जा सकता एंड इट कैन नॉट री एगिटेटेड इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स। एक लीडिंग केस
जयराम मनोहर लाल वर्सेस नेशनल बिल्डिंग सप्लाई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्लेंटिफ को प्लेंट अमेंड करने के लिए अलाउ किया गया है तो वहां पर लिमिटेशन पीरियड का क्वेश्चन अराइज नहीं हो सकता। एक दूसरे फेमस केस जवाहरलाल वर्सेस मथुरा प्रसाद के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पार्टीज आपसी सहमति या एग्रीमेंट के जरिए लिमिटेशन पीरियड को ना एक्सटेंड कर सकती है ना बदल सकती है और वे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लिमिटेशन के स्टैच्यूटरी पीरियड व लिमिटेशन के स्टार्टिंग पॉइंट को भी नहीं बदल सकती। गाइस, इट्स ऑल अबाउट सेक्शन 3। इतना सब कुछ सीख लेने के बाद एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब ज़रूर देना। एक सूट को उसके लिमिटेशन पीरियड के अकॉर्डिंग कब इंस्टीट्यूटेड मान लिया जाएगा। दूसरा दोस्तों, मैंने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को इस सीरीज़ में कवर नहीं किया है क्योंकि मुझे उसमें कुछ ज़्यादा समझाने के लायक नहीं लगा। फिर भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सेक्शन 1 और 2 पर भी अपनी एक्सप्लेन वीडियो बना दूंगा।